यदि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार एसएससी का हो, रेलवे का हो या बीपीएससी शिक्षक भर्ती या एसएससी का हो, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एनसीईआरटी आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। क्लास 6वां से लेकर के 10वां तक का तो विज्ञान का एनसीईआरटी लेकर के आ गए हैं। एस के झासर का ये कंप्लीट एनसीईआरटी का जो निचोड़ बुक है साइंस का, इसको भी निचोड़ करके टोटल 396 पेज को कम करके 42 पेज में लेकर के आकर के आपको बताने वाले हैं। अब सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो चलिए लेकर चलते हैं पीडीएफ पे डायरेक्ट, फिर आगे बताते हैं। आपको बता दें कि एनसीईआरटी का कंप्लीट आपको जो है निचोड़ मिलने वाला है। तो चलिए, आपको डायरेक्ट एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है यहाँ पे थ्योरी क्लास, और इससे पीछे के वीडियो में हम लोग जो है अवतल लेंस यानी समतल लेंस के बारे तक में हम लोग जान चुके हैं। अब आगे बात समतल दर्पण के बारे में, यहाँ पे देख सकते हैं इससे पीछे के वीडियो में हम लोग ये भी नहीं जाने थे, समतल दर्पण के बारे में यहाँ तक समझ लिए थे, समतल दर्पण तक जो है यहाँ तक। इससे आगे के क्वेश्चन किस वीडियो में कवर करने वाले हैं अवतल दर्पण से आगे। आपको बता दें कि ये डायरेक्ट एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, और इससे पीछे के वीडियो को नहीं देखे जाकर के जरूर देख लीजिए। ये जो है 7वां पार्ट होने वाला है। तो क्वेश्चन यहाँ से है अवतल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। बात करें तो अवतल दर्पण जो होता है, ये है अवतल दर्पण, देख सकते हैं उभरा हुआ भाग रजतीत होता है, देख सकते हैं। इसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा रहता है, अंदर की तरफ धंसा रहता है, मतलब जो है परावर्तक सतह देखने वाला सतह जो ये अंदर की तरफ ऐसे धंसा रहता है, यानी रजतीत सतह जो रंगीन सतह उभरा हुआ रहता है, देख सकते हैं। और इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, यानी अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। और इसमें बड़ा, छोटा एवं बराबर तीनों प्रतिबिंब बनता है। कभी कभी इसमें बड़ा प्रतिबिंब भी बन जाता है वस्तु से, कभी कभी छोटा भी बनता है, और कभी कभी तीनों प्रतिबिंब बन जाता है, यानी जब बराबर भी प्रतिबिंब बन जाता है, यानी तीनों प्रकार का। और इसका प्रयोग नाक, कान, गला के उपचार में हजामत के रूप में किया जाता है। इसे नतोदार दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को नतोदार दर्पण भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है उत्तल दर्पण। चलिए उत्तल दर्पण को समझ लेते हैं। उत्तल दर्पण जो होता है, आप देख सकते हैं इसको कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है। और परावर्तक सतह इसमें बात करते देख सकते हैं, देखने वाला सतह उभरा हुआ रहता है, उभरा हुआ रहता है। बात करते इसे देख सकते हैं, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी लेंस भी कहते हैं। और इसका परावर्तन सतह जो होता है उभरा हुआ, भी बताए उभरा हुआ देखने वाला सतह रहता है। और इसे उन्नतोदार दर्पण भी कहते हैं। इसको उत्तल दर्पण को उन्नतोदार दर्पण भी कहते हैं। इसमें केवल काल्पनिक छोटा सीधा प्रतिबिंब बनता है। और इसका प्रयोग रोड लैंप एवं गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। उत्तल दर्पण के बाद आ जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ चित्र भी दिया गया है उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब के बारे में। और आगे बात करते हैं, हम देख सकते हैं लेंस के बारे में। अब समझते हैं लेंस क्या है। सबसे पहले समझ लेते हैं लेंस। लेंस जो होता है एक पारदर्शक वस्तु का बना होता है लेंस, और इसे जो होता है कांच भी कहते हैं, लेंस को कांच भी कहा जाता है। अब आगे बात करें तो लेंस भी दो प्रकार का होते हैं। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस के बारे में पहले समझ लेते हैं। उत्तल लेंस का देख सकते हैं, इसका बीच वाला भाग मोटा, किनारा वाला भाग पतला होता है, ऐसे होता है उत्तल लेंस, देख सकते हैं। बीच वाला जो भाग होता है ये जो होता है ये मोटा होता है, और किनारे का भाग ये जो है ये पतला होता है, देख सकते हैं यहाँ पर जो है। बात करें तो इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। और इसमें जो होता है प्रतिबिंब जो बनता है ये बड़ा, छोटा, बराबर एवं वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के बनते हैं प्रतिबिंब जो होता है। इसे पठन लेंस भी कहते हैं, पढ़ने के काम में आता है। कोई छोटा अक्षर है उस पर इसको रख देते हैं तो बड़ा दिखाई देने लगता है। आपको बता दें कि आप प्रकाल बॉक्स खरीदे होंगे, स्टोन बॉक्स जिसे कहा जाता है या प्रकाल बॉक्स, उसमें ये इस तरीके से दर्पण के जैसा दिया रहता है। देखिएगा आप उसमें अगर किसी लाइन लिखा हुआ को पढ़ेंगे तो बड़ा अक्षर दिखाई देने वाला है अगर उससे पढ़ते हैं तो। अगला पॉइंट है इसका फोकस दूरी एवं क्षमता धनात्मक होता है। इसे बिंदु स्रोत लेंस भी कहते हैं, क्योंकि सभी प्रकाश किरण को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। उत्तल लेंस जो होता है ये उत्तल लेंस का देख सकते हैं दिया गया है। और उत्तल लेंस का चित्र दिया गया है, देख सकते हैं इस तरीके से, ये उत्तल लेंस का चित्र है। अब आगे बात करें तो उत्तल लेंस के बाद आता है अवतल लेंस। चलिए अवतल लेंस को भी पूरा डिटेल से समझ लेते हैं अवतल लेंस के बारे में। अवतल लेंस जो होता है इसका बीच वाला भाग पतला एवं किनारा का भाग मोटा होता है, जैसे देख सकते हैं इस प्रकार से बनाया जाता है। ये बीच वाला भाग पतला क्या कहते हैं मोटा एवं चौड़ा हो गया, और बीच वाला भाग पतला हो गया, और साइड वाला भाग जो है चौड़ा एवं मोटा
हो जाता है, देख सकते हैं। इस तरीके से जो होता है अवतल लेंस होता है और इसका फोकस दूरी एवं क्षमता दोनों ऋणात्मक होता है। इसमें केवल काल्पनिक एवं सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है और इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ये अवतल लेंस का उदाहरण है और कुछ प्रतिबिंब जो बन रहा है अवतल लेंस के द्वारा ये भी दिखाया गया है। अब आगे बात करें तो अवतल लेंस के बाद आता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के बारे में समझिए, इंद्रधनुष क्या है। इंद्रधनुष के बारे में बताएं तो इंद्रधनुष जो होता है यह प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित होता है इंद्रधनुष, और इसका मुख्य कारण जो होता है वर्ण विक्षेपण एवं सहायक कारण अपवर्तन एवं परावर्तन होता है। और इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, पहला चमकदार एवं दूसरा धुंधला होता है। अब बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रकाश का कणिका सिद्धांत। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया, ये न्यूटन ने दिया। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत जो है प्लांक ने दिया और विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ये मैक्सवेल ने दिया। तीन चीज़ याद रखना है, प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्लांक ने, और इसके बात करें तो विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज जो है ये मैक्सवेल ने किया। अब आगे बात करें तो आगे आपको दिखाते हैं अपशिष्ट जल की कहानी। चैप्टर का नाम है अपशिष्ट जल की कहानी। ये वाटर वेस्ट यानी जो है वाटर वेस्ट वाटर स्टोरी, इसके बारे में समझते हैं अपशिष्ट जल की कहानी। अपशिष्ट जल की कहानी के बारे में बात करें तो जल जनित रोग में आ जाता है हैजा हो गया, पोलियो हो गया, टाइफाइड, मेनिंजाइटिस, पेचिस, हेपेटाइटिस, ये सब रोग जो है ये जल जनित रोग कहलाते हैं। अब आगे यहीं पे देख सकते हैं, इसी में बात करें तो कुछ मानव के होने वाले रोग है, देख सकते हैं मानव रोग जो विषाणु के द्वारा होता है। विषाणु के द्वारा आ जाता है पहला रोग का नाम है एड्स रोग। एड्स रोग जो होता है ये विषाणु के कारण होता है, HIV विषाणु के कारण, और ये प्रतिरक्षा अंग को प्रभावित करता है और इसका कोई उपचार नहीं है। दूसरा बात करें तो डेंगू हो जाता है, डेंगू विषाणु के कारण होता है। इसमें जो अंग जो होता है जोड़ में दर्द, आँख, पेशी, ये सब होता है, दर्द जो होता है। और बात करें तो इसका उपचार होता है कि प्लेटलेट्स युक्त खाद्य पदार्थ को खाने की सलाह दी जाती है। अगला बीमारी है, रोग का नाम जो है जो विषाणु से होने वाला रोग है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस विषाणु से होने वाला रोग है, इसमें मस्तिष्क ही प्रभावित हो जाता है। एक हार्पिस रोग जो है ये भी विषाणु के कारण होता है, इसमें त्वचा रोग प्रभावित हो जाता है। अब आगे बात करें जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग। जीवाणु के द्वारा होने वाला एक रोग है सिफिलिस, जो जीवाणु के द्वारा होता है, जीवाणु के कारण, और इससे शीशन व योनि अंग प्रभावित होता है। इसका उपचार होता है पेनिसिलिन का सेवन करना। ये समझ गए। अब अगला चैप्टर ही यहीं पे शुरू हो जाता है जिसका नाम है रेशे से वस्त्र। रेशे से वस्त्र चैप्टर का नाम है। अब बात करते तो रेशा जो होता है, रेशा के दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक रेशा और संश्लेषित रेशा। रेशा के दो प्रकार, पहला प्राकृतिक रेशा, दूसरा संश्लेषित रेखा होता है। अब बात करें तो प्राकृतिक रेशा जो है इसके भी दो भाग है, पहला पादप से होता है, दूसरा जंतु से होता है। और संश्लेषित रेशा जो होता है इसका एक ही भाग है। संश्लेषित रेशा को इसको रासायनिक संश्लेषण के माध्यम से मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, जिसे पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। अब ऐसे ही प्राकृतिक रेशा जो दो प्रकार का होता है, पादप में, जंतु में। पादप में जो कपास, जूट, फ्लैक्स इत्यादि होता है, और जंतु में ऊन तथा रेशम इत्यादि होते हैं। अब ऊन तथा रेशम के बारे में समझ लीजिए। ऊन यानी जो रेशम जो है, रेशम इनसे प्राप्त रेशा जानतव कहलाता है, और रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। अब आगे समझ लेते हैं इसके बारे में, रेशम कीट का जीवन चक्र। रेशम कीट का जीवन चक्र जो होता है ये मादा रेशम कीट की अंडे देती हैं और जिनसे लावा निकलते हैं, और इन लावा को कैटरपिलर या इल्ली या रेशम कीट भी कहते हैं। और ये लावा की अगली अवस्था में प्रवेश करना प्यूपा कोशित कहलाता है, और कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना पदार्थ स्रावित करती हैं। अगला बात करें तो कैटरपिलर के द्वारा रेशम की रेशा को ढकना कोकून कहलाता है, और रेशम का धागा इसी कोकून से प्राप्त होता है। और रेशम के उदाहरण में आ जाता है टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, एरी रेशम इत्यादि। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट होती हैं। कुछ यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में दिया गया है, जैसे देख सकते हैं रेशम कीट जीवन चक्र, जैसे आ जाता है रेशम हो गया, कोकून हो गया, एनेट बुनती हैं, और प्यूपा या कोशित
कैटरपिलर मादा अंडे देती है। इस प्रकार से सब एक दूसरे से जुड़े हैं, देख सकते हैं। नर हो गया ये मादा है, और ये देख सकते हैं यहाँ पे वयस्क रेशम कीट, ये दोनों कहलाते हैं। कुछ उदाहरण दिया गया है, देख सकते हैं। इससे आगे के चैप्टर को, आगे के बातों को, चलिए इसको हम यहाँ तक कवर कर देते हैं। कोकून से रेशम तक, कोकून से रेशम तक की बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है और उपयुक्त ताप पर गर्म रखा जाता है जिससे लावा निकल आए। आगे बात करें तो शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आना लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं। देख सकते हैं शहतूत की पत्ती है, ये शहतूत का वृक्ष है ये। इस तरीके से रेशम कृमि पालन जो होता है, कोकून हो गया, ये शहतूत की पत्ती हो गया, और ये मादा अंडे जो है बेबी हो गया, मादा अंडे देती है इस तरीके से। अब आगे बात करें तो यहाँ से फसल उत्पादन और प्रबंधन नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की वीडियो देखने के लिए, और इससे पीछे की वीडियो नहीं देखे तो उसको जा करके जरूर देख लीजिए प्ले लिस्ट में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।